हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने अपना रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स को लेकर चर्चा करी थी, और उससे पहले बात करें तो हमने कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स को लेकर बात करी थी। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है इसको लेकर भी हमने बात करी, और उसके दोनों के हमने टाइप्स को लेकर भी पढ़ा। तो इसके अंतर को मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, आपके पास दो क्लॉजेस हैं, एक कॉज को रिप्रेजेंट कर रही है और एक रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कॉज एंड इफेक्ट और रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स के अंदर डिफरेंस ये हो जाता है कि अगर आपको कॉज को बताना है, अगर आपको कॉज को हाईलाइट करना है, किसी भी रिजल्ट आउटकम के पीछे का अगर आपको कॉज बताना है, कारण बताना है, तो आपको कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं कॉज एंड इफेक्ट की बात करूं, स्पेशली बात करूं, तो आपको कॉज डिनोटिंग कनेक्टर्स को लेकर जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कंजंक्शन होगा चाहे वो प्रीपोजिशन होगा, जब आप कॉज को बताना चाह रहे हो सेंटेंस के अंदर। वहीं अगर आप बात करें अगर आप रिजल्ट को बताने की, अगर सेंटेंस के अंदर अगर आप रिजल्ट बताना चाहते हो कि इन कारणों की वजह से या ये कारण रहे इस रिजल्ट के लिए, तो जब आप रिजल्ट को हाईलाइट करना चाहते हो कारण बता के, तो उस कारण को के रिजल्ट को बताने के लिए आपको रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी ऐसे कनेक्टर जो रिजल्ट को हाईलाइट करे ना कि कारण को। वहीं कॉज के अंदर क्या हो रहा था, कॉज को हाईलाइट किया जा रहा था रिजल्ट के, ये रिजल्ट क्यों निकल के आया, उसके पीछे का कॉज। एग्जाम्पल के तौर पे, उसने मेहनत करी और अच्छे अंक प्राप्त किए, तो मेहनत करना हमारा कारण हो गया, और इस कारण की वजह से क्या हुआ, अच्छे अंक प्राप्त हुए। अगर मुझे बात करनी है कारण बताने की, उसने अच्छे अंक क्यों प्राप्त करे, बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, या फिर हम बात करें बिकॉज शी हैड वर्क हार्ड, राइट, उसने अच्छे से मेहनत की, शी वर्कड हार्ड। अगर वही मैं बात करूं, शी वर्कड हार्ड सो ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, सो ही गॉट, या फिर शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, तो उसने मेहनत करी तो उसकी वजह से रिजल्ट में क्या मिला, उसको पहला स्थान मिला क्लास के अंदर, राइट। तो आज के लेक्चर में भी हम थोड़े से और रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स को लेकर चर्चा करेंगे। तो हमने देयरफॉर को लेकर पढ़ा, रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स की बात करें, हमने सो को बात पढ़ा रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स को लेकर। वहीं कॉज को लेकर हमने क्या पढ़ा था, हमने सिंस को पढ़ा था, बिकॉज को पढ़ा था, एज को पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में शुरुआत हम करते हैं हैंस से। तो देखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर भी, अगर आपने मैथमेटिक्स किसी भी लेवल तक आपने पढ़ी हो, अप टू द क्लास 10th 12th या अपने ग्रेजुएशन में भी अगर आप पढ़ रहे हो, राइट, या फिर 12th तक आपने पढ़ी है या फिर 10th तक आपने पढ़ी है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपने हैंस को यूज करते हुए जरूर देखा होगा या फिर यूज किया भी होगा अपने मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर, या फिर इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे रीजंस के आंसर को देने के लिए। जैसे हम देयरफॉर को यूज करते थे, सेम एज हम हैंस को यूज करेंगे। अब हैंस का मतलब क्या हुआ, हैंस भी एक रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन है, यानी हैंस क्या करेगा, हमें रिजल्ट डिनोट करेगा, यानी रिजल्ट की बात करेगा, राइट। और ये रिजल्ट कैसे देगा, यानी आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं या आपके पास रीजन है, उस रीजन की वजह से कोई एक रिजल्ट या आउटकम निकल के आ रहा है, तो उस आउटकम और रिजल्ट को बताने के लिए आपने हैंस को यूज करा, राइट। सो हैंस इज अ रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन यूज्ड इन इंग्लिश टू इंडिकेट अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस और conclusion derived from the previous statement or set of statements। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि जो प्रीवियस स्टेटमेंट है, जो पिछले कथन है, और या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, या और जो एक से ज्यादा कथन है, उनके बेसिस पे, उनके आधार पर कोई आउटकम, कोई नतीजा निकल के आता है, उस नतीजे को बताने के लिए, उस आउटकम को बताने के लिए हमें हैंस को जरूरत पड़ती है एक कंजंक्शन के तौर पे, राइट। When hence is used in a sentence, it connects the reasoning or cause with its subsequent effect or conclusion। तो जब भी hence को सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो ये कनेक्ट करेगा क्या, रीजन को और उसके इफेक्ट को, या फिर या उसके कंक्लूजन को, राइट, सेंटेंस के अंदर। इट इम्प्लाइज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन what has been stated and what follows। तो ये एक सीधा साधा रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच में, कि क्या बताया गया, क्या स्टेटेड किया गया और क्या फॉलो किया गया, राइट। सो यूजेस देखते हैं हम हैंस के क्या यूज होते हैं, किस तरीके से हम हैंस को अपने स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। तो पहला यूज,
कॉज एंड इफेक्ट को बताने के लिए, यानी इंडिकेटिंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लॉजेस। दो क्लॉजेस के बीच में कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताने के लिए हम हेंस का यूज करते हैं। द रेन इज हैवी हेंस वी नीड अम्ब्रेलाज। अब अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला की जरूरत जो एक रिजल्ट है, हमें अम्ब्रेला की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि बारिश है। ये तो हो गया कारण को बताने के लिए। बारिश हैवी है यानी तेज बारिश है, इसके लिए हमें अम्ब्रेला चाहिए। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट का पक्ष, राइट। इन्फरेंस और कंक्लूजन, और इन्फरेंस और कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए कैसे? ड्रॉइंग एंड इन्फरेंस। अब ध्यान से देखिए जरा। ड्रॉइंग एन इन्फरेंस और कंक्लूजन बेस्ड ऑन प्रोसीडिंग इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास पहले से प्रीसीडिंग इंफॉर्मेशन यानी पहले की कोई इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपने कंक्लूजन निकालना है। ऐसा होता भी है, आपके पास पहले से कुछ जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर आप एक उत्तर पे पहुंचते हैं, एक राइट जो भी रिजल्ट आपको बनाना होता है, जो कंक्लूजन आपको देना होता है, आउटकम जो होता है, वो पहले की जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे निकल के आता है। जैसे पुअर स्टॉक मार्केट परफॉर्म्स हेंस कॉशन अमंग इन्वेस्टर्स। तो जो कॉशन था इन्वेस्टर्स के अंदर, जो सावधानी इन्वेस्टर्स बरत रहे थे, उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस पुअर है, राइट। टाइम सीक्वेंस के अंदर भी हम हेंस का यूज करते हैं। शोइंग दैट समथिंग विल हैपन और शुड हैपन इन द फ्यूचर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रायर इंफॉर्मेशन। प्रायर का मतलब होता है पहले की इंफॉर्मेशन को लेकर, यानी देखिए इंफॉर्मेशंस नहीं होता, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो आप, आर्टिकल्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन एक हमारा क्या होता है, अगर आपको पता हो तो ये प्लूरल और सिंगुलर नहीं बनता, राइट। सो इंफॉर्मेशन हमारा कॉमन नाउन नहीं होता जिसको अभी आप सिंगुलर और प्लूरल बना दो, राइट। याद रखिएगा ये चीज, अनकाउंटेबल नाउन होता है हमारा इंफॉर्मेशन। तो पहले की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, राइट, पहले की इंफॉर्मेशन जानकारियों के आधार पर हम आगे की गणना गढ़ सकते हैं। यानी गणना, आगे की गणना का मतलब होता है कि आगे के आउटकम्स को लेकर, आगे के रिजल्ट को लेकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्रोजेक्ट नियरिंग कंप्लीशन हैंस फाइनल रिपोर्ट ड्यू नेक्स्ट वीक, राइट। ओके, अगर आप लॉजिकल डिडक्शन करना चाहें, अगर कोई लॉजिकल डिडक्शन है, मेकिंग अ लॉजिकल डिडक्शन और ड्राइंग अ लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल डिडक्शन या लॉजिकल कंक्लूजन आप देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हैंस यूज कर सकते हो। फोन लेफ्ट एट होम हैंस अनेबल टू आंसर योर कॉल। अब आप बता रहे हो कि मैंने अपना फोन जो है घर पे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से आपके कॉल का मैं आंसर नहीं कर पाया, उत्तर नहीं दे पाया, राइट। मैथमेटिकल और साइंटिफिक यूजेस, तो मैंने आपको पहले ही बताया इसका यूज क्या होता है। मैथमेटिकल और साइंटिफिक यूज भी होता है इसका। कैसे? अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस है या फिर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है और उसके आधार पर आपने एक रिजल्ट या आउटकम को राइट इंट्रोड्यूस करा है, या फिर आप एक आउटकम को शो करना चाहते हो, बताना चाहते हो, डिड्यूस करना चाहते हो, तो उस प्रीवियस इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन के आधार पर आपने कोई आंसर डिड्यूस किया, राइट, तो उसके लिए आपको हेंस यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन सिंप्लीफाइज टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो इक्वेशन है उन्होंने सिंप्लीफाई करा टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, हेंस अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो अब इसीलिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है। देयरफॉर अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये भी सही रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट फॉर देयरफॉर और दस, तो इसका आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो दस के साथ और देयरफॉर के साथ। कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, ये और चर्चा कर लेते हैं। यूजिंग हैंस इंटरचेंजेबली विद देयरफॉर और दस फॉर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस के लिए आप देयरफॉर और दस यूज करना चाहते हो, हेंस की जगह पर आप कर सकते हो, राइट, क्योंकि देयरफॉर भी हम ज्यादा फॉर्मल और मैथमेटिकल और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए यूज करते हैं। सो मार्केट डिमांड इंक्रीज्ड, हेंस एक्सपेक्टेड राइज इन प्रॉफिट। सो मार्केट डिमांड इंक्रीज्ड है तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ कि जो प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड राइज इन प्रॉफिट। मान लीजिए कॉफी की डिमांड अगर मार्केट में बढ़ जाती है तो जो कॉफी बेच रहा है, कॉफी मतलब पीने वाली कॉफी, COFFEE, इसको ऐसे समझिए, कॉफी की डिमांड बढ़ गई है तो कॉफी पे मान लीजिए किसी एक आदमी को 10 रुपए मिलता है, उसको प्रॉफिट होता है 10 रुपए का। अगर वो 100 रुपए की कॉफी का एक
मतलब पाउच बेचता है, या फिर एक जो बोतल आती है, या फिर हम बात करें कंटेनर जो होता है जिसमें कॉफी रहती है, ग्लास का जो जार होता है, वो 100 रुपए का है और उसको 10 रुपए प्रॉफिट होता है। अब सडनली डिमांड बढ़ गई है, द मार्केट डिमांड इंक्रीज। अगर मैं बात करूँ कॉफी डिमांड इंक्रीज, तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो गई। अगर ये महीने में 10 बेच पाता था तो इसको प्रॉफिट 100 रुपए का होता था, वहीं अब डिमांड होके 100 हो गई है, तो अब इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1000 रुपए का, राइट। सो कहने का मतलब है कि डिमांड के बढ़ने से आउटकम क्या निकला कि प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ। तो इसी को हम देयरफॉर के साथ भी लिख सकते हैं और इसको हम 10 के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन है। स्ट्रक्चर क्या होता है हेंस का, तो सेम देयरफॉर का जो स्ट्रक्चर है वही हेंस का स्ट्रक्चर है। जो पहली क्लॉज है हेंस के बाद जो सेकंड क्लॉज है, तो पहली क्लॉज समझ लीजिए क्या है। पहली क्लॉज आपका सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, सेट ऑफ रीजंस हो सकता है, राइट, और उसके साथ साथ आपके पास स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जिनके आधार पर आपको कोई रिजल्ट बताना है, राइट। सो पहली क्लॉज के अंदर आपके पास क्या क्या हो सकता है, आपके पास रीजन हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, स्टेटमेंट हो सकती है। अब इन रीजन, इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट के आधार पर आपको कंक्लूजन देना है। अब सेकंड क्लॉज में आता है आपको कंक्लूजन, रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट, और इसको बताने के लिए हमें हेंस की जरूरत होती है। तो पहली क्लॉज आपका होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है। आप हेंस को यूज करते हो इमीडिएटली, हेंस को यूज किया गया तुरंत, क्योंकि हेंस एक कंजंक्शन है और दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, और वो जो दूसरी क्लॉज लेके आएगा अपने साथ, वो जो क्लॉज है वो इंडिकेट करेगी रिजल्ट को, कॉन्सिक्वेंसेस को, राइट। तो सेकंड क्लॉज के अंदर क्या होगा, रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आउटकम्स होंगे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट के, राइट। अब रूल्स क्या है, अब हमारे हेंस के साथ क्या रूल्स होते हैं इनको लेकर और हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहली बात होती है प्लेसमेंट, हेंस हमें कहाँ यूज करना चाहिए। तो देखिए हेंस जो है हमने अपनी फर्स्ट क्लॉज के बाद तुरंत रखा और उसके बाद सेकंड क्लॉज रखी, यानी जब आप इंफॉर्मेशन या रीजन, राइट, जो भी आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन, रीजन है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो आपने लिख दी है, उसके तुरंत बाद आपको हेंस यूज करना है, क्योंकि हेंस के बाद उनका आउटकम, उन रीजंस का, उस इंफॉर्मेशन का, उन स्टेटमेंट्स का या स्टेटमेंट का आउटकम जब आप लिखोगे तो आपको उस आउटकम को अटैच करने के लिए कोई ना कोई चाहिए और वहां पर वो हेंस काम करेगा, राइट। कॉमा यूज क्या है इसका, कॉमा यूजेस देख लीजिए। देखिए हेंस क्या है, एक ट्रांजिशनल रोल की तरह होता है, यूज अ कॉमा बोथ बिफोर एंड आफ्टर हेंस। तो हम हेंस से पहले और बाद में भी कॉमा यूज कर सकते हैं टू सेट इट ऑफ एंड हाईलाइट इट रोल एज अ ट्रांजिशनल वर्ड। यानी यहाँ पर अलग अलग कॉमा, यानी हमने कैसे करा, हेंस को इस तरीके से लिख दिया, राइट, करेक्ट करें, हेंस, हैंस के बाद एक कॉमा, हैंस से पहले एक कॉमा, ताकि यहाँ पर ये सेपरेट कर दे रहा है कि ये हमारी जो है इंफॉर्मेशन है और ये हमारा कंक्लूजन है, उसके बीच में हैंस है। तो ये ट्रांजिशन या हाईलाइट करने के लिए। क्लियरिटी एंड लॉजिक, तो पहले अगर आपको क्लियरिटी और लॉजिक चाहिए तो वहां पर हैंस को यूज कैसे करोगे, इंश्योर दैट हैंस एस्टैब्लिश अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जहां पर आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को लेकर बात करनी है और आपको इफेक्ट को हाईलाइट करना है, नॉट कॉज। याद रखिएगा कॉज के लिए बिकॉज हो सकता है, सिंस यूज हो सकता है, एज यूज हो सकता है, फॉर भी कभी कभी काम कर देता है। अगर आपको रिजल्ट को हाईलाइट करना है तो हैंस, देयरफॉर और सो यूज करेंगे। अभी जो हमने पढ़े उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इफेक्ट को हाईलाइट करने के लिए आपको हैंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अवॉइड रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज हैंस व्हेन इट एड्स क्लियरिटी। अवॉइड, अब रिडंडेंसी क्या होती है कि एक साथ आपने हैंस भी लिख दिया और देयरफॉर भी लिख दिया, वो नहीं करेंगे आप। कॉम्प्लेक्स स्टेट सेंटेंसेस के अंदर आप हैंस की जरूरत हो सकती है, आप हैंस को कनेक्ट कर सकते हैं जब आपको कॉज और इफेक्ट का रिलेशन शो करना पड़े, राइट। वेरिएशन क्या है, हैंस की जगह आप देयरफॉर भी यूज कर सकते हो, दस भी यूज कर सकते हो और कॉन्सिक्वेंटली भी यूज कर सकते हो, जो आपकी राइटिंग के ऊपर वेरी करता हो। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं हैंस को लेकर। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल पढ़ूंगा, जो डिफिकल्ट वर्ड है आपको ये लिए उसका मीनिंग बता दूंगा, बाकी का जो ट्रांसलेशन है वो नहीं किया जाएगा इंग्लिश का हिंदी में। अब आप इतने अंडरस्टूड हो चुके हैं, इतनी आप में समझ आ चुकी है कि आप समझ जाएं कि इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है। She missed her flight, hence she would not be able to attend the conference.
The heavy rainfall caused flooding in the area, hence the evacuation. Evacuation का मतलब होता है किसी को सेफली एक मतलब जगह से निकाल के दूसरी सेफ जगह ले जाना, यानी जो आपका रीजन अफेक्टेड रीजन है, अफेक्टेड रीजन से निकाल के दूसरी कोई सेफ जगह लेके जाना, उसको बोलते हैं इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन ऑर्डर was issued. The patient condition deteriorated overnight. Deteriorated का मतलब होता है खराब होती जा रही है overnight. Hence the doctor decided to perform surgery. Right? Inference or conclusion में the company's profit have been steadily increasing. Hence it's good time to invest. The survey results indicate a high level of customer satisfaction. Hence we can expect repeat business. Right? Time sequence. The deadline for project submission is tomorrow. Hence we need to work late tonight. The train departures, right? The train, not departures. The train departs in 15 minutes. Hence we should hurry to the platform. Logical deduction. The car's fuel gauge is on empty, right? Hence we need to find a gas station soon. The store is closed today. Hence we all have to do our shopping tomorrow. The research findings support the hypothesis, hence we can draw meaningful conclusion. The legal precedent has been established, hence the court decision is justified. Mathematical and scientific uses. The experiment yielded statistically significant results. Yielded का मतलब होता है कि increase the statistically significant results या show करा है. Hence we can reject the null hypothesis. The initial data points to a specific trend and further analysis is warranted. Right? Complex statement sentences कैसे बनेंगे? The company invested in research and development, hence improving its product, which led to increased customer satisfaction. She completed her degree with top honors, hence securing a prestigious job offer. Right? तो यहाँ पर हमने hence को लेकर डिस्कस करा. आगे same as हम बात करेंगे as a result को लेकर. एज अ रिजल्ट हम किस तरीके से यूज करते हैं? देखिए, एज अ रिजल्ट, अब ये फ्रेज हो गया, वहीं हमने हैंस को देखा, सो को देखा, देयरफॉर को देखा, ये एक वर्ड थे. राइट? अगर मैं बात करूं हैंस, सो और देयरफॉर, ये एक सिंगल वर्ड है. राइट? सिंगल वर्ड थे, और ये जो सिंगल वर्ड है ये आपके किस तरीके से काम आ रहे थे? ये एज अ कंजंक्शन काम आ रहे थे. लेकिन एज अ रिजल्ट, अब ये पूरे 3 वर्ड है और ये तीनों वर्ड एक कंजंक्शन का काम कर रहे हैं. तो ये एक फ्रेज है, कंजंक्शनल फ्रेज, कि जो वर्ड्स आपस में एक पर्टिकुलर मीनिंग को हाईलाइट करते हो तो उनको हम फ्रेज बोलते हैं, और यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहे हैं. So the phrase as a result is used as a conjunction. तो जो हमारा phrase है as a result, इसको हमने एक conjunction की तरह use किया है. किस लिए? To indicate a cause and effect relationship between two clauses or sentences. So 2 clauses के और sentences के बीच में cause and effect relationship को indicate करने के लिए, बताने के लिए हमने किसका use किया है? As a result का. So it is often employed to show that the second clause or sentence is a consequence or outcome of the first. यानी it is often employed. तो ये हम किस लिए यूज करते हैं? हम ये बताने के लिए कि जो सेकंड क्लॉज है वो एक कॉन्सिक्वेंस यानी आउटकम है. राइट? इज अ कॉन्सिक्वेंस और आउटकम ऑफ द फर्स्ट. यानी जो पहली क्लॉज की इंफॉर्मेशन है या उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं या जो रीजंस हैं उनका कंक्लूजन बताने के लिए, राइट, उनका रिजल्ट देने के लिए, उनका आउटकम देने के लिए सेकंड क्लॉज के साथ हम एज अ रिजल्ट का उपयोग करते हैं. इन अदर वर्ड्स, अगर आप इनको दूसरे शब्दों में कहना चाहें, इट सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई करेगा? दैट समथिंग हैपेंड और विल हैपन बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स दैट इज अकर्ड प्रीवियसली. या कोई चीज पहले हो चुकी है, उसके बेसिस पे आप ये बताना चाहते हो ये हो सकती है, राइट, और ये होने वाली है. क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ पहले हो चुका है. तो अब इसका यूजेस देख लेते हैं. पहला यूज होता है कॉज एंड इफेक्ट. सबसे पहली बात, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन है या कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स हैं. उसके अंदर भी अगर हम कॉज एंड इफेक्ट को लेकर बात करें तो ये इफेक्ट को दर्शाएगा, ना कि कॉज को. राइट? सो एज अ रिजल्ट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप.
सो बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, जो हमने स्टेटमेंट्स, अब देखिए कॉज एंड इफेक्ट में भी इफेक्ट की बात करेगा। ही मिस्ड हिज ट्रेन एंड एज अ रिजल्ट ही अराइव्ड लेट टू द मीटिंग। अपनी ट्रेन के मिस होने जाने की वजह से वो मीटिंग में लेट पहुंचा। तो कॉज क्या था मीटिंग में लेट पहुंचने का? ही मिस्ड हिज ट्रेन। द कंपनी रिड्यूस इट्स प्राइजेस एंड अ रिजल्ट, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सेल्स इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, राइट। अगर इन्फरेंस और कंक्लूजन की बात करें, बिल्कुल एज अ रिजल्ट भी इन्फरेंस और कंक्लूजन को लेकर बात करेगा। इट कैन बी यूज टू ड्रॉ एन इन्फरेंस और कंक्लूजन बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग इंफॉर्मेशन। प्रीसीडिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि पहले की जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे, उसके आधार पर वो कंक्लूजन बताएगा, राइट। जैसे द मार्केट डिमांड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैज राइजन एंड एज अ रिजल्ट companies are investing more in sustainable practices। तो मार्केट की क्या है, जो डिमांड है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को लेकर बढ़ गई है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो कंपनियां हैं, जो बहुत सारी जो उद्योग हैं, राइट, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू करा है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में, राइट। द टीम वर्क टायरलेसली का मतलब होता है बिना थके ऑन द प्रोजेक्ट एंड एज अ रिजल्ट दे अचीव्ड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। तो देखिए एज अ रिजल्ट से पहले हम एंड को भी यूज करते हैं, याद रखिएगा। एज अ रिजल्ट कैन इंडिकेट दैट समथिंग विल हैपन और शुड हैपन इन द फ्यूचर और कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट हैज अकर्ड। तो यानी जो पहले हो चुका है उसके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि आगे हो सकता है। दे सेव्ड कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स, एज द रिजल्ट दे वर एबल टू रिटायर कंफर्टेबली। तो उन्होंने पहले से ही बहुत कुछ पैसा बचा के रखा है, तो उसके फलस्वरूप या उसके परिणाम स्वरूप वो जो है आराम से रिटायर हो सकते हैं। द कंपनी अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी एंड एज अ रिजल्ट इट्स प्रोडक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो हम क्यों ये मान रहे हैं कि आगे ये काम हो सकता है? क्योंकि पहले ही हमने ये सब काम कर लिया है कि उसके रिजल्ट में या उसको हमें ऐसा मिले कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। आगे लॉजिकल डिडक्शन को लेकर बात करें, इट कैन बी यूज्ड टू मेक अ लॉजिकल डिडक्शन और ड्रॉ अ लॉजिकल कंक्लूजन। जैसे कि द स्टॉर्म वार्निंग्स वर इशूड अर्ली। तो जो स्टॉर्म को लेकर चेतावनियां थी वो पहले से ही दी गई थी, अर्ली यानी पहले ही चेतावनियां दी गई थी। सो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पीपल हैड टाइम टू प्रिपेयर फॉर द हरिकेन। तो हरिकेन जो तूफान होता है उसके लिए लोगों के पास समय था तैयार करने के लिए, मतलब कि वो जब आएगा तो कहाँ पर उन्हें बचना है, कैसे उन्हें निकलना है। द पेशेंट फॉलोड द प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट प्लान डिलिजेंटली एंड एज अ रिजल्ट हर हेल्थ इम्प्रूव्ड। तो डिलिजेंटली का मतलब है कि जिस तरीके से बताया गया उसी डिसिप्लिन तरीके से वो जो ट्रीटमेंट का जो प्लान था उसको फॉलो कर रहा था, राइट। और डिलिजेंट का मतलब एक और होता है हार्ड वर्क। एज अ रिजल्ट उसकी जो हालत है इंप्रूव्ड हुई। अल्टरनेटिव टू देयरफॉर और दस, तो एज अ रिजल्ट को हम देयरफॉर और दस की जगह भी यूज, या फिर बात करें देयरफॉर और दस को हम एज अ रिजल्ट की जगह भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू, तो जहां पर देयरफॉर है वहां आप उसकी जगह एज अ रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, दस की जगह भी एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हो। द एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स एंड एज अ रिजल्ट वी कैन कंक्लूड दैट द हाइपोथेसिस इज वैलिड। तो यहाँ पर आप देयरफॉर भी लिख सकते हो एंड एज अ रिजल्ट की जगह पर आप देयरफॉर भी लिख सकते हो। द बजट वाज अप्रूव्ड एंड एज अ रिजल्ट द प्रोजेक्ट कैन मूव फॉरवर्ड। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले क्या था आपका? फर्स्ट क्लॉज एंड स्टेटमेंट, देन उसके बाद आप लिखते हो एंड एज अ रिजल्ट और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राइट। सो पहली क्लॉज का मतलब क्या है? सो पहली क्लॉज में आपकी कंडीशंस आते हैं, कारण आते हैं, राइट, स्टेटमेंट्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है। उन कंडीशन, उन कारणों के ऊपर, उन रीजंस के ऊपर, उन स्टेटमेंट्स के ऊपर जो रिजल्ट निकल के आता है, जो परिणाम आता है, वो आप सेकंड क्लॉज में रखते हो। तो सेकंड क्लॉज क्या है? सेकंड क्लॉज परिणाम है, आउटकम है, रिजल्ट है उनका जो आपने पहली क्लॉज में बताए हुए हैं। तो इस सेकंड क्लॉज को अपने साथ कौन लेके आएगा? एज अ रिजल्ट, और एज अ रिजल्ट से पहले हम एंड भी लिखते हैं। नाउ अब रूल्स क्या है एज अ रिजल्ट के लिए? तो पहला आता है प्लेसमेंट रूल। प्लेसमेंट का मतलब है कि इसको सेंटेंस में कहाँ यूज करना चाहिए। तो आपको पता है एज अ रिजल्ट जो होता है वो हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करेगा और ये एक कंजंक्शन है। तो आपके पास दो क्लॉजेस हुई,
दो क्लॉजेज हुई और दोनों में से एक कॉज को बताएगी और एक इफेक्ट को बताएगी। वहीं हमने शुरुआत से बात करी है कि एज अ रिजल्ट जो है रिजल्ट को बताता है यानी इफेक्ट को बताता है, तो कॉज स्टेटमेंट पहले आएगा, देन उसके बाद एंड एज अ रिजल्ट लिखोगे, देन उसके बाद आप हमारी इफेक्ट क्लॉज को लिखोगे। जैसे ही मिस्ड द बस एज अ रिजल्ट ही वॉज लेट फॉर वर्क, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वह अपने काम के लिए देर होगी उसको अपने काम के लिए। ही मिस्ड द बस एंड वॉज लेट फॉर वर्क एज अ रिजल्ट, तो ये गलत है, ये प्लेसमेंट गलत है। एंड एज अ रिजल्ट ही वॉज लेट फॉर अ वर्क, इस तरीके से लिखा जाएगा। कॉमा यूजेस क्या है, तो आपने इतने सारे एग्जाम्पल देखे तो आपने देखा कि एज अ रिजल्ट के हमने पहले भी कॉमा यूज करा और बाद में भी कॉमा यूज करा। क्यों? ताकि हमने ये बताया कि जो हमारा स्टेटमेंट लिखा है, हमने जो हमने सेंटेंस लिखा है, इसमें हमने दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करके हाईलाइट किया। यानी ये स्टेटमेंट की मैं बात करूं, जो हमारी पहली स्टेटमेंट लिखी गई है, ये जो हमारी स्टेटमेंट है, इस साइड वाली स्टेटमेंट, ये कॉज है। यानी जो एज अ रिजल्ट से पहले स्टेटमेंट या क्लॉज आया है वो कॉज को बता रहा है, रीजन बता रहा है, राइट, वो कारण बता रहा है, और उसके पास रीजंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, कॉज है, और उसका जो रिजल्ट आएगा, जो इफेक्ट आएगा, वो एज अ रिजल्ट के साथ आएगा। तो कॉज क्लॉज को और इफेक्ट क्लॉज को दोनों को सेपरेट करने के लिए एज अ रिजल्ट को हम अलग से हाईलाइट कर देते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड, नाउ सी दिस इज द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड, जो प्रोजेक्ट है वो देरी हो गई या देर से खत्म हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वी हैड टू एडजस्ट अवर शेड्यूल, तो हमें अपना शेड्यूल जो है एडजस्ट करना पड़ा, राइट। क्लियरिटी एंड लॉजिकल कनेक्शंस, तो इनके बीच में क्लियरिटी होनी चाहिए और लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। यानी हमें इंश्योर करना है कि जब हम एज अ रिजल्ट को यूज करें तो वहां पर हमें क्लियरली या लॉजिकली दिखना चाहिए कि वो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बता रहा है। क्योंकि एज अ रिजल्ट, बिकॉज, सिंस, एज, या फिर आप बात करें सो, देयरफॉर को लेकर आपने चर्चा करी, हैंस को लेकर चर्चा करी, एज अ रिजल्ट आ गया, ये सब कॉज एंड इफेक्ट को बताते हैं। और कौन कॉज को बताएगा, कौन इफेक्ट को बताएगा, ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो सिंपली अगर आपको जहां पर भी ये कनेक्टर्स यूज करने हैं तो वहां पर क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है। सो एग्जाम्पल के तौर पे, शी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, एज अ रिजल्ट हर वेल्थ ग्रो, राइट। अवॉइड रिडंडेंसी को हम अवॉइड करते हैं, कैसे? क्योंकि हम एक साथ एज अ रिजल्ट भी यूज नहीं कर सकते, हाउएवर भी नहीं यूज कर सकते। एग्जांपल के तौर पे देखिए, द मार्केट डिमांड, इस वाले एग्जांपल को पढ़िए, द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हैज इंक्रीज, तो जो मार्केट की डिमांड है प्रोडक्ट को लेकर इंक्रीज होगी, एंड एज अ रिजल्ट द कंपनीज प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें जो कंपनी के रिजल्ट थे वो एक्सपेक्टेड किए गए राइज होने के लिए। The market demand for the product has increased. As a result, the company's profits are expected to rise. आगे बढ़ते हैं। Use in complex sentences. जब भी आप complex sentences में पढ़ोगे तो आप as a result को यूज करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये cause and effect को बताएगा, और multiple clauses हो सकते हैं, जैसे she completed her degree with top ऑनर, एज अ रिजल्ट शी सिक्योर्ड अ प्रेस्टिजियस जॉब। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जहां, देखिए, कंजंक्शन ही हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाते हैं, जहां पर दो इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट हो, या दो डिपेंडेंट क्लॉजेस हो, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको उसका मीनिंग बताऊंगा। शी मिस्ड हर फ्लाइट, एज अ रिजल्ट शी कुड नॉट अटेंड इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग। द कंपनी इम्प्लीमेंटेड का मतलब है कि कंपनी कोई नई पॉलिसी लेके आई। इम्प्लीमेंटेड कॉस्ट कटिंग मेजर्स, तो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो है इम्प्लीमेंट किए, राइट, एंड एज अ रिजल्ट इट शो एन इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। द टीम वर्क ट्रायलेसली ऑन द प्रोजेक्ट, ट्रायलेसली का मतलब होता है वर्क ट्रायलेसली, बिना थके प्रोजेक्ट पे काम करा, एज अ रिजल्ट दे एक्सीडेड देयर क्वार्टरली टारगेट्स। He exercised regularly and maintained a balanced diet. As a result, he achieved his fitness goal. The factory upgraded its machinery, and as a result, production efficiency improved. The software had several bugs that needed fixing. As a result, the release was delayed. The storm warnings were issued early, and as a result, residents were able to evacuate safely.
द टेम्परेचर ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली, जो टेम्परेचर है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा गिर गया ओवरनाइट, एंड एज अ रिजल्ट द रोड्स बिकम आइसी एंड डेंजरस। फॉर्मल राइटिंग्स में भी लिख सकते हो, जैसे आप देयरफॉर को लिखते हो, द रिसर्च फाइंडिंग्स सपोर्टेड द थ्योरी एंड एज अ रिजल्ट अ न्यू साइंटिफिक पैराडिगम was established. The new government policies led to economic stability and as a result investor confidence increased. Alternative therefore और thus की जगह भी यूज कर सकते हो, the project was completed ahead of schedule and as a result the client was highly satisfied. यहाँ पर आप therefore भी यूज कर सकते हो, thus भी यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। Now consequently, अब consequently ये इतना कॉमन नहीं है, आपने कम सुना होगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली भी हमारा एज अ रिजल्ट हो गया, देयरफॉर हो गया, सो हो गया, हेंस हो गया, इसकी तरह काम करेगा, यानी ये भी रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन होता है। सो कॉन्सिक्वेंटली एक हमारा रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन होता है, और ये भी हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताएगा, दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, और दोनों क्लॉजेस कैसी होनी चाहिए, एक कॉज को बताएगी और एक इफेक्ट को बताएगी, और कॉन्सिक्वेंटली किसके साथ आएगा, इफेक्ट डिनोटिंग क्लॉज के साथ आएगा। So it is implied to show that second clause or sentence a direct result or consequence of the information present in the first clause or sentence. In other words, तो या फिर अगर हम और कैसे बात कर सकते हैं consequently को लेके, कि consequently signify करता है क्या, कि something happened or will happen, कुछ हो सकता है या कुछ होगा as a direct outcome of something, किसी का आउटकम है। कैसे हम बोल रहे हैं, ये बात हम कैसे करें कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसके रीजंस हैं, राइट। उन रीजंस की वजह से क्या आउटकम आएगा, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की यूज देख लेते हैं। तो पहला कॉन्सिक्वेंटली का यूज देख लेते हैं, और पहला यूज होता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट। तो जब भी आपको कॉज एंड इफेक्ट बताना हो कॉन्सिक्वेंटली की हेल्प से, तो आप यूज कर सकते हो। द हैवी रेनफॉल कॉज्ड फ्लडिंग इन द एरिया, तो जो हैवी रेनफॉल है उसने फ्लडिंग कर दी एरिया में। कॉन्सिक्वेंटली मैनी रेजिडेंट्स हैड टू एविक्वेट, सो काफी सारे जो रेजिडेंट हैं उनको निकाला गया। She missed several days of work due to illness. Consequently, her workload increased. तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसका वर्क इंक्रीज हो गया। तो देखिए बिल्कुल देयरफॉर सो की तरह काम कर रहा है, ये हैंस की तरह काम कर रहा है, एज अ रिजल्ट की काम कर रहा है। एज की तरह काम नहीं करेगा, एज हमारा कॉज बताएगा, राइट। द टीम पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स टू मीट द डेडलाइन, कॉन्सिक्वेंटली दे सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। The company invested in research and development. Consequently, it gained a competitive edge in the market. अगर आप टाइम सीक्वेंस की बात करोगे, so the software had multiple bugs. Consequently, the release date was postponed. Same sentence को हमने as a result के साथ भी पढ़ा। They implemented new security measures. Consequently, the number of cyber attacks decreased. Logical detection. He did not attend the training sessions. So consequently, he lacked the necessary skills for the job. The budget was cut significantly. Consequently, some projects had to be cancelled. Alternative to therefore or thus or therefore का alternative use हो सकता है। The weather conditions were favorable. Consequently, the outdoor event was cancelled. The interest rates increased. Consequently, borrowing become more expensive. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मतलब है दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहे हो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, तब भी हम कॉन्सिक्वेंटली का यूज कर सकते हैं। द कंपनी फेस्ड अ फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू मैनेजमेंट, कॉन्सिक्वेंटली द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स टू रिप्लेस द सीईओ। द मार्केट डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज सर्ज्ड का मतलब है इंक्रीज। कॉन्सिक्वेंटली मैनी ऑटोमेकर्स आर शिफ्टिंग देयर प्रोडक्शन फोकस। अब स्ट्रक्चर क्या है कॉन्सिक्वेंटली का, सो इसका जर्नल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने देयरफॉर के लिए पढ़ा, सो के लिए पढ़ा, राइट, हैंस के लिए पढ़ा। इसका मतलब है कि पहले आपकी फर्स्ट क्लॉज आएगी। फर्स्ट क्लॉज का मतलब है कि वो जो सेट ऑफ रीजंस हैं, इंफॉर्मेशन है, राइट, आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, राइट, वो लिखी जाएंगी। उन स्टेटमेंट, रीजन, इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या कंक्लूजन आने वाला है, ये सेकंड क्लॉज में जाएगा। और इस इंफॉर्मेशन को और इस रीजन को उस कंक्लूजन के साथ जोड़ने के लिए मैं बात करूं, अगर कॉज को अपने इफेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हमने कॉन्सिक्वेंटली को यूज करा, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली हमेशा हमारे इफेक्ट क्लॉज के साथ आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। द हैवी रेनफॉल कॉज्ड फ्लडिंग इन द एरिया। तो हैवी रेनफॉल है, उसने क्या करा कि फ्लडिंग कर दी एरिया के अंदर। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली उसका, तो देखिए कॉज है,
राइट इसका रीजन क्या, अब देखिए इस कॉज है और इसका इफेक्ट क्या निकलेगा, इफेक्ट ये निकला कि जो बहुत सारे रेजिडेंट्स थे, वहां के जो निवासी थे, हैड टू इवैक्यूएट, उन्हें वहां से जाना पड़ा, इवैक्यूएट करना पड़ा। राइट आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स क्या है हमारे कॉन्सिक्वेंटली के साथ ये देख लेते हैं, देन इसके बाद हमारे इसके एग्जांपल्स, देन हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। प्लेसमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंटली, बिल्कुल इसकी सेम प्लेसमेंट होती है कि जब हम कॉन्सिक्वेंटली को यूज करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए, तो आपने पहले बताना है स्टेटमेंट या फिर आपको बताना है रीजंस। तो पहले क्लॉज में आपके रीजंस आ गया, किसी घटना को लेकर स्टेटमेंट्स हो गए, राइट। तो उस घटना के उस घटना का फिर जो रीजन रहा होगा, राइट, जो इंफॉर्मेशन जो आपने दी, राइट, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपने दिए, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इफेक्ट क्लॉज में आएगा, रिजल्ट क्लॉज में आएगा, और उन दोनों का जो जोड़ने का काम करेगा या दोनों के बीच में जो ब्रिजिंग करेगा, जो उनके जोड़ने का काम करेगा, वो कॉन्सिक्वेंटली करेगा। तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताता है और वो दो क्लॉजेस के बीच में यूज किया जाता है। सो द बजट वॉज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, कॉन्सिक्वेंटली सम प्रोजेक्ट्स हैड टू बी पोस्टपोन्ड। अगर इसका इनकरेक्ट यूज देखिए, कॉन्सिक्वेंटली को सबसे लास्ट में रख दिया, द बजट वाज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली सम प्रोजेक्ट्स हैड टू बी पोस्टपोन्ड कॉन्सिक्वेंटली। ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि आपने रीजन पहले लिख दिया है कि बजट को जो रिड्यूस करना पड़ा, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो आगे के लिए पोस्टपोन कर दिए गए, वो पोस्टपोन कर दिए गए कि आगे इनको हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो ये जो रीजन का जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट क्या था कि जो प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन कर दिया गया, और उसके रीजन क्या था कि बजट को हमने कम कर दिया है। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो आउटकम निकला, और इस आउटकम को जोड़ने के लिए हमें कॉन्सिक्वेंटली को स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, राइट। कॉमा यूजेस देख लीजिए। अब इसके बाद जैसे हमने एज अ रिजल्ट में यूज करा, देयरफॉर में करा, हमने दोनों साइड हमने कॉमा का यूज करा, सो में नहीं कर रहे थे क्योंकि सो जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। तो इसीलिए हम इसको ट्रांजिशनल वर्ड की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि हम इसको हाईलाइट करते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये जो है कॉज को बता रहा है, ये जो है इफेक्ट को बता रहा है। सो एग्जांपल के तौर पे द कंपनी फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कॉमा एंड कॉन्सिक्वेंटली इट हैड टू ले ऑफ सम एम्प्लॉइज। वहीं आप देखिए यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है, तो ये गलत है। स्टेटमेंट गलत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि रॉन्ग पंक्चुएशन होते हैं, तो आपको ध्यान भी रखना है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब है कॉमा, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, राइट। तो कहाँ पर क्या यूज होगा उसको आपको याद रखना है। क्लियरिटी एंड लॉजिकल कनेक्शंस, अब इस चीज का इंश्योर करना है कि ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है और इसमें भी रिजल्ट को बताएगा, इफेक्ट को बताएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली का यूज आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में यूज करना है, ऐसे क्लॉजेस को यूज करना है जो एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट को बताए और इफेक्ट के साथ आएगा। याद रखिएगा, कॉन्सिक्वेंटली हमारा इफेक्ट के साथ आएगा, ना कि कॉज के साथ आएगा। आगे बढ़ते हैं। अवॉइड रिडंडेंसी को अवॉइड करना है, एक साथ आपको मल्टीपल यूज नहीं करने। आपने देयरफॉर भी डाल दिया, एज अ रिजल्ट भी डाल दिया और कॉन्सिक्वेंटली भी डाल दिया, ये नहीं करना है, आपको एक ही टाइम वन यूज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कैसे यूज होगा, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इसका सिंपली यूज होता है, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करते हो तो दो क्लॉजेस को आप जोड़ते हो, तो वो अब सिंपल सेंटेंस नहीं होता। एक क्लॉज हमारी सिंपल सेंटेंस होती है, दो क्लॉजेस मिलके जो कोई हमारा सेंटेंस बनाती है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और वो दोनों के दोनों एक इंडिपेंडेंट हो सकता है, एक डिपेंडेंट हो सकता है, राइट। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्मेशन में भी कॉन्सिक्वेंटली हमें हेल्प करता है। और याद रखिएगा, जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है कॉन्सिक्वेंटली की हेल्प की वजह से, ये कॉज एंड इफेक्ट को शो करेगा, राइट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा मीनिंग के साथ। The heavy rainfall caused extensive flooding. Consequently, many homes were damaged. The stock market crashed, and consequently, investors suffered significant losses. The team worked diligently to meet the deadline. Consequently, they completed the project successfully. She followed a strict diet and exercise regimen. Consequently, she achieved her weight loss goal. The project was delayed due to unforeseen circumstances हो सकते हैं या issues हो सकते हैं. Consequently, the launch date was pushed back. Right? The company's website crashed during the sale and consequently customer faced difficulty placing orders. The budgets for the event was cut drastically. Right? Suddenly मतलब बहुत ज़्यादा एकदम जल्दी change कर दिया गया. Consequently, some planned activities had to be cancelled. He neglected to back up his data regularly. Consequently, he lost important files when his computer crashed.
Formal writing, the researcher yielded promising result. Consequently, further studies will be conducted to validate the findings. The government implemented strict regulations to combat pollution. Consequently, air quality improved in urban areas. Therefore और 10 की जगह भी यूज कर सकते. The team efforts paid off and consequently they secured a major contract. They secured a major contract. Team interest rates dropped significantly and consequently the cost of borrowing decreased. Complex sentences हो गया. The company faced a financial crisis due to mismanagement. अब देखिए कंपनी फेस अ फाइनेंशियल क्राइसिस, इसका रीजन दे दिया मिसमैनेजमेंट की वजह से. तो इस पूरे घटना की वजह से क्या हुआ, अब इसका रिजल्ट निकल के आया. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिप्लेस अ सीईओ व्हिच लेड टू अ सिग्निफिकेंट रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट. राइट, तो ये एक पूरा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ये एक सेंटेंस है, इसमें कोई मल्टीपल सेंटेंसेस नहीं है, बट इसमें 2 क्लॉजेस को जोड़ दिया और फिर हमने उसके बाद विच को और लेके आया, विच लेड टू अ सिग्निफिकेंट रिकंस्ट्रक्टिंग एफर्ट. The market demand for electric vehicles has surged and consequently many automakers are shifting their production focus toward electric models. तो आप देख रहे हो 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए भी हमें consequently की मदद मिलती है. तो यहाँ पर हमने जो अपना डिस्कस कर लिया कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स को लेकर, जिसके अंदर हमने कॉज को लेकर भी बात करा, जैसे बिकॉज, सिंस, एज, ये हमारे कॉज डिनोटिंग कंजंक्शन हो गए. वहीं अगर हम बात करें देयरफॉर हो गया, सो हो गया, हेंस हो गया, कॉन्सिक्वेंटली हो गया, एज अ रिजल्ट हो गया. राइट, तो ये हमारे क्या हो गए, रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स हो गए. तो कुछ हमारे जैसे ड्यू टू, ओइंग टू, इन अकाउंट ऑफ, राइट, और उसके बाद हमने और पढ़ा था बिकॉज ऑफ, ये हमारे प्रीपोजिशंस हो गए कॉज डिनोटिंग कनेक्टर्स के. राइट, सो आगे के हम और दूसरे ग्रुप को लेकर चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर में. तो यहाँ पर आप कॉन्ट्राडिक्टरी भी पढ़ रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट भी पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से समझिए. राइट, तो अगर आपको ऐसे कमांड हो जाएगी ग्रुप वाइज कनेक्टर्स को लेकर, तो आपको रीडिंग में भी डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको किसी भी पॉइंट पे डिफिकल्टी नहीं आएगी. आप इजीली अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे और इंग्लिश में भी अच्छा इंप्रूव आप देख पाएंगे. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. बाकी का जो भी है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. अगले ग्रुप से शुरुआत करते हैं, नए ग्रुप के कनेक्टर्स को पढ़ते हैं, उनके मीनिंग को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल्स, यूजेस, रूल्स, वही सब उनका डिस्कस करेंगे. राइट, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू सो मच.